हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। अ वेरी वार्म वेलकम टू CMA इंटर ग्रुप 2, जहां हम पेपर नंबर 10 का ऑडिटिंग पोर्शन साथ में पढ़ने वाले हैं। आज के सेशन में लेट्स टॉक अबाउट व्हाट्स द सिलेबस, हमारा सब्जेक्ट क्या है, हम कैसे पढ़ने वाले हैं। आई विल ऑल्सो इंट्रोड्यूस अबाउट माई सेल्फ टू यू सो दैट यू नो दैट यू आर इन सेफ हैंड्स। ठीक है, और उसके बाद हम समझेंगे कि हमारा पढ़ने का तरीका क्या रहेगा। प्लस आज हम फर्स्ट यूनिट जो है वो भी पढ़ना शुरू कर देंगे, दैट इज योर बेसिक कंसेप्ट्स। ओके, सो बेसिकली क्या है हमारा सिलेबस जो है ऑडिटिंग पोर्शन, मतलब जो पेपर नंबर 10 है, जहाँ 50 मार्क्स आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का है एंड 50 मार्क्स इज फॉर ऑडिटिंग। इस ऑडिटिंग में मॉड्यूल 6, 7 एंड 8 आता है। 6 का 6.1 इज नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिटिंग, जो हम आज के सेशन में शुरू करने जा रहे हैं। हमारा पूरा सिलेबस क्या है, किससे कितने नंबर का पेपर बनता है, हम कैसे पढ़ने वाले हैं, इसको नेक्स्ट 5 मिनट्स में डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको एक सेंस ऑफ डायरेक्शन मिले कि हम कैसे पढ़ने वाले हैं। और जो हमारा इंस्टीट्यूट का ICMAI के थ्रू स्टडी मटेरियल मिल रखा है, उसको हम 100% कवर कर पाएंगे। ओके, लेट मी जस्ट क्विकली टेक यू टुवर्ड्स द स्टडी मटेरियल। ठीक है, तो हमारा है पेपर नंबर 10 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, जहाँ मैं ऑडिटिंग आपको पढ़ाने वाली हूँ। इस ऑडिटिंग जो पोर्शन है, देखिए 50 मार्क्स का आपका है, ये सेक्शन बी। ओके, जहाँ पर हम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑडिटिंग चालू कर रहे हैं। अब वैसे तो ये 3 मॉड्यूल्स ही हैं। देखिए, अगर मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल अप करती हूँ तो देखिए मॉड्यूल नंबर्स हैं। यस, मॉड्यूल नंबर 6, मॉड्यूल नंबर 7 एंड मॉड्यूल नंबर 8 इज अ पार्ट ऑफ आवर 50 मार्क्स, जो ऑडिटिंग का पोर्शन फॉर्म करता है। ये 6, 7, 8 फर्दर 6.1, 6.2 इस तरीके से डिवाइडेड है, बट टोटल जो 6th यूनिट है, 6th मॉड्यूल है, वो हमको 10% मार्क्स, मतलब 10% का पोर्शन अप्रोक्सीमेटली आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। सो गाइज, लाइक यू माइट हैव सीन इन योर ग्रुप 1, अगर आप पहले दे चुके हैं या आप अपने टीचर्स से बाकी सब्जेक्ट्स में भी सुनते होंगे कि इंस्टीट्यूट 100% इस परसेंटेज पैडागोजी को फॉलो नहीं करता है, मोर और लेस सिमिलर रहती है, बट इट कैन ऑल्सो चेंज। तो ये तो हमारे पास जो स्क्रीन पर दिख रहा है, ये हमारे इंस्टीट्यूट ने हमें दिया हुआ है, बट हम इस तरीके से पढ़ेंगे अपने टॉपिक्स को कि अगर कुछ भी हमारे से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, हम उसको आंसर देने के लिए काबिल हों। क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो, अगर आप सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेते हैं, अगर आप प्रैक्टिस में जाते हैं, तो ये हमेशा आपके साथ रहने वाला है। इवन इफ अगर आप जॉब भी करते हैं और ऑडिटिंग डिपार्टमेंट, फिनेंस डिपार्टमेंट, बैंकिंग डिपार्टमेंट जैसे डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, तो ऑडिटर्स के साथ आपका मिलना जुलना होता रहेगा, जिसकी वजह से यू बीइंग अ CMA आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आपको ऑडिट एक्सपोजर है, आप ऑडिटिंग की नॉलेज अच्छे से कैरी करते हैं। ओके, तो एग्जाम के पर्व्यू से तो है ही हमारा ये सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट, बट फॉर अस टू बी successfully implementing our knowledge once we become CMA, once we go out in the world, yes, ये सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो पहला 10% आपका मॉड्यूल 6 सॉरी, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑडिटिंग से है। फिर 30% सिलेबस जो है हमको मिलने वाला है आपके मॉड्यूल 7 से, जो कि है प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट 2013। इंटर ग्रुप 1 में आप लॉ पढ़ के आए हैं, पेपर नंबर 5, वहाँ पे 40% वेटेज कंपनीज अकाउंट का ही था। तो लॉ का एंगल हम ऑडिट के साथ यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जो अगेन 30% वेटेज कैरी कर रहा है। देन द 10%, लास्ट 10% वेटेज आपका है ऑडिटिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अंडरटेकिंग्स। इस तरीके से आपका ये 50%, 50 नंबर का पेपर बनता है, जहां हम 6th मॉड्यूल से चालू करेंगे, और 6th मॉड्यूल में भी 6.1 इज व्हाट वी आर स्टार्टिंग फॉर अ कपल ऑफ सेशंस। नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिटिंग हम पढ़ने वाले हैं, जो हम आज के सेशन से चालू करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई है हमारा सिलेबस क्या है और हम
कोशिश करेंगे जो माई इंस्टीट्यूट ने हमको क्रोनोलॉजी दे रखी है इसको मोस्टली फॉलो करें। कहीं पर लगता होगा मुझे पढ़ाते हुए कि कोई टॉपिक पहले पढ़ाना है, देन ऑफ कोर्स आई विल कम्युनिकेट इट टू यू, हम वैसे पढ़ेंगे। बट इन जनरल हम 6.1 6.2 ऐसे ही 6.6 तक 6th यूनिट करेंगे, फिर इस तरह से मॉड्यूल 7 और मॉड्यूल 8 भी पढ़ लेंगे, जिसके अंतर्गत 6.1 से हम आज चालू कर रहे हैं। But before we move here, let me just quickly introduce about myself to you. My name is CMA Disha Dua. I qualified my CMA final in December 2013 attempt. मैंने ऑल इंडिया रैंक 91 सिक्योर किया था इन माई CMA इंटर. आई हैव डन माई MCom, आई हैव डन माई CS executive, I have also done my BCom honors from University of Delhi Ramlal Anand College. I have done my certification into capital market from National Stock Exchange of India. मेरा फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर आई बिकेम अ CMA कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू ही मैंने एक फॉर्च्यून 500 कंपनी ज्वाइन करी थी, where I worked for almost 3 years. Then eventually I started working with an investment banking firm, और फिर teaching was my calling and I've been into teaching for almost a decade now. साइमल्टेनियसली जब मैं ऑर्गेनाइजेशंस में काम करती थी तभी मैं पढ़ाती थी, बट फुल फ्लेजेडली आई केम इन टीचिंग इन 2017 जुलाई काइंड्स, ओके। और अभी मुझे पढ़ना और पढ़ाना दोनों पसंद है, जो इवेंचुअली आप ऑन द वे एक्सपीरियंस करेंगे। हो सकता है आप में से कुछ बच्चे मेरे साथ CMA फाउंडेशन लॉ और इकोनॉमिक्स पढ़कर आए हों, या इंटर में आपने में से ग्रुप 1 में लॉ पढ़ा हो। अभी हम ग्रुप 2 में ऑडिट पढ़ रहे हैं। अगर आप पहले कभी नहीं पढ़े हैं तो आई अश्योर यू दैट आई विल बी कवरिंग everything that is given to us in our module. 100% exclusive CMA oriented क्लास रहने वाली है, ओके। तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। जस्ट फ्यू थिंग्स दैट आई वांट यू गाइज टू अंडरस्टैंड कि हम कैसे पढ़ेंगे और मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करती हूँ, ताकि हम लोग अलाइंड रहें। आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करूँगी, इन दोनों में तालमेल बना रहेगा तो हमारे लिए पढ़ना भी आसान हो जाएगा, समझना भी आसान हो जाएगा, याद करना भी आसान हो जाएगा और उसे इम्प्लीमेंट करना भी आसान हो जाएगा इन आवर एग्ज़ाम्स एंड इन आवर लाइफ बोथ, ओके। तो हम कैसे पढ़ेंगे दोस्तों, जैसे मान लेते हैं आज हम यूनिट 6 से चालू कर रहे हैं। यूनिट 6 मॉड्यूल 6 आप जो बोलना चाहें बोल सकते हैं, ओके। यहाँ पर हम 6.1 से चालू करेंगे। लगभग 1 से 1.5 घंटे की क्लास रहेगी, तो प्लस माइनस 5-10 मिनट्स हो सकता है, कोई टॉपिक पे डिपेंड करेगा कि बड़ा है या छोटा है। अप्रॉक्सीमेटली 60 to 90 मिनट्स की हमारी क्लास रहेगी, जहाँ हम कंसेप्ट्स को समझेंगे। कैसे समझेंगे? सबसे पहले लेमन लैंग्वेज में समझेंगे। लेमन बोले तो आम भाषा में, ठीक है। और फिर इसी लेमन लैंग्वेज को हम टेक्निकल भाषा में भी समझेंगे, क्योंकि एग्जाम में कुछ कीवर्ड्स हमसे एक्सपेक्ट करे जाते हैं जिसकी बेसिस पे हमें मार्क्स मिलते हैं। लेमन को ऐसे समझ लेते हैं जैसे नींबू पानी, ठीक है। जैसे नींबू पानी, नींबू पानी क्या है? नींबू पानी में क्या है? पानी है, नमक है, चीनी है, नींबू है, कभी कभी हम धनिया पत्ती वगैरह भी डाल लेते हैं। दिस इज नींबू पानी, राइट। बट यही जब नींबू पानी टेक्निकल भाषा में किसी रेस्टोरेंट में चले जाते हो तो यही बन जाता है। क्या बन जाता है? वर्जिन मोहितो। मोजितो भी नहीं है, लिखते मोजितो है, बोलते मोहितो है। वर्जिन मोहितो बन जा रहा है। उसी तरीके से हम ऑडिटिंग सब्जेक्ट को भी पहले अपने एज अ लेमैन हु स्टिल स्टडीइंग ऑडिटिंग है, या हमने कभी ऑडिट पढ़ा ही नहीं है, उस एंगल से समझेंगे और फिर उसको हम टेक्निकल भाषा में ले आएंगे ताकि हम समझ पाएँ। क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपने अपने सीनियर से ये सुना है कि बस थियरी है, रट्टा लगाना है, एग्ज़ाम से पहले ही कर लेंगे, ज़्यादा नंबर तो वैसे भी यहाँ आने नहीं वाले हैं, तो ये सरासर गलत है। बिलीव मी गाइस, क्योंकि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो आपका अकाउंट्स वाला पोर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा आसान नहीं है। वहाँ पर आप
बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बैलेंस शीट्स एक्सेट्रा मैच करने के लिए। तो ये 50 नंबर आपके लिए सेवियर हो सकते हैं टू फर्स्ट ऑफ ऑल पास द एग्ज़ाम एंड देन गेट एन एग्रीगेट। और अगर आप ऑल इंडिया रैंक टारगेट कर रहे हैं तो ये सब्जेक्ट आपको बहुत बहुत मदद करने वाला है। ठीक है, तो थियोरी तो है, मैंने मान लिया थियोरी है, बट उस थियोरी का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है। ऐसा क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकली ये आपका दिस इज हाउ ऑडिटिंग हैपन्स ऑन ग्राउंड। जैसे मान लेते हैं आप वंस यू क्वालिफाई और सीएम में, तो आपने अपना सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लिया और आपने अपनी एक फॉर्म डाल ली। ठीक है, तब तो आप ऑडिटिंग करने ही वाले हैं 100%। तो वहाँ पर जाकर आप ये तो नहीं बोलोगे कि मैंने तो बस क्लास में पढ़ लिया था, रट्टा लगा लिया था और वॉमिट करके एग्जाम वो जब जो सब दिमाग के अंदर था करके लिख दिया और हो गया। ऐसे तो नहीं करोगे ना, यू विल हैव टू प्रैक्टिकली गो एंड डू द ऑडिट। और वैसे ही जैसे मैंने अपनी इंटर्नशिप वन ऑफ द मिनी रतन कंपनीज के थ्रू करी थी, एमएमटीसी के थ्रू, मेरा कैंपस के थ्रू ही प्लेसमेंट हुआ था, वहाँ पे भी मैंने ऑडिटिंग डिवीजन में बहुत पास से काम किया है। प्लस वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस में, जब मैंने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म में थी या मैं एक्सेंचर में मेरा प्लेसमेंट हुआ था, तो वहाँ पर भी मैंने ऑडिट को बिट्स एंड पीसेस में प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट किया है। क्योंकि सिंस आई वाज नॉट इन प्रैक्टिस, आई हैव नेवर बीन इनटू प्रैक्टिस, तो मैंने प्रैक्टिकली चीज़ें एज एन ऑडिटर नहीं करी है, बट एज अ ऑडिटर काउंटर पार्ट वर्किंग विद एन ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर अगर आप जॉब में भी जाते हैं तो हमारे से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि हमें ऑडिट आता होगा। हमें अगर ऑडिटर्स को, एक्सटर्नल ऑडिटर्स को असिस्ट करना है तो हमें आना चाहिए ना, तभी तो हम उनको असिस्ट कर पाएंगे। एंड देयर आर एवेन्यूज एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अस आफ्टर बिकमिंग अ CMA कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, बट इन ऑडिटिंग डिपार्टमेंट जहाँ हम इंटरनल ऑडिट कर रहे हैं। तो यहाँ यह एक तो तरीका है कि हम इन फर्म्स के काउंटर पार्ट बन जाएंगे वर्किंग इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, और वहाँ पे एज समबडी हु अंडरस्टैंड्स ऑडिट इनके साथ हमारे को लगा दिया जाएगा एज अ जॉब प्रोफाइल। और देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि आप इसी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल ऑडिट कर रहे हो। तो ऑडिटिंग वेरी मच प्रैक्टिकल है, उस प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ हम पढ़ेंगे, अपने इंस्टीट्यूट को के मटेरियल को 100% कवर करेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि छूट जाएगा। इसलिए CMA एक्सक्लूसिव क्लास है जो आपको मिल पा रही है, बिकॉज थिंग्स हैव इवॉल्व इवेंचुअली। हमारे टाइम पे तो CMA ओरिएंटेड क्लासेस इंटर लेवल पर तो फिर भी मिल जाती थी, बिलीव मी फाइनल वॉज अ चैलेंज। मैंने 2008 सिलेबस में पढ़ाई करी है, फाउंडेशन ने इंटर फाइनल, और 2012 में नया सिलेबस आ गया था, बट मेरा पुराने रजिस्ट्रेशन हो रखा था। दिस इज़ हाउ आई डिड माय फाइनल 2008 सिलेबस। अभी हम 2022 सिलेबस कर रहे हैं, तो हमारे पास जो ये अपॉर्चुनिटी है, जो ये रिसोर्सेज है, इनको हम बेस्ट यूटिलाइज करके इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि हम एग्ज़ाम में तो अच्छा स्कोर करें ही, बट उसी के साथ साथ हम अपने प्रैक्टिकल नॉलेज को भी स्ट्रॉन्ग करते जाएं, जो कि मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स लाइक आई टोल्ड, हम लेमन लैंग्वेज में पहले पढ़ा करेंगे, हम कंसेप्ट्स को समझा करेंगे, एंड ओनली देन वी विल मूव फॉरवर्ड। और ऐसा रहेगा जैसे मान लेते हैं हमने ये 60 से 90 मिनट की क्लास करी आज, दिस इज़ डे 1, तो डे 2 पर जब हम शुरू करेंगे सेशन, मान लेते हैं हो सकता है सेम ही यूनिट चल रही है आगे या नई यूनिट आ रही है, व्हाट्सएवर इट इज़, हम प्रीवियस डे को रिवाइज करेंगे, रिकैप लेंगे थ्रू माय समरी नोट्स। और समरी नोट्स पे मैं पर्टिकुलरली बहुत मेहनत कर रही हूँ, जो आपको नेक्स्ट सेशन से दिखने लगेगा। रिकैप करा करेंगे 10 से 15 मिनट देकर। मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड लर्न इन द क्लास इटसेल्फ, बट कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको होमवर्क भी दूंगी, जो अब यहाँ पर आपका रोल आ जाएगा। आपको क्या करना है, एक छोटी सी कॉपी बनानी है, मे बी 100-150 पेजेस का एक रजिस्टर बना लीजिए। यहाँ पे कुछ मैं नोट्स बोलूँगी जो मैं चाहूँगी कि आप क्लास में लिखें। वाई? बिकॉज हमारे से एग्जामिनर कुछ कीवर्ड्स एक्सपेक्ट करता है। ऐसे हम लॉ में कुछ बातें हमारे से एक्सपेक्ट करी जाती है कि हम लिखें, उसी तरीके से ये भी टॉपिक है, ये भी सब्जेक्ट ऐसा है जहाँ आपसे कुछ बातें एक्सपेक्ट करी जाएंगी कि एटलीस्ट ये बातें तो लिखी होनी चाहिए।
तो एक बार आप मुझे सुन रहे हैं, एक बार आप मेरे साथ स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक बार जब आप खुद लिख लेंगे वो टॉपिक्स को जिनकी पॉसिबिलिटीज़ एंड प्रोबेबिलिटीज़ एग्ज़ाम में आने की ज़्यादा है, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और स्कैनर्स आपके साथ शेयर करती रहूँगी, तो वो आपको क्लास में ही फर्स्ट सेशन के बाद ही 50 से 60% अब्जॉर्ब हो जाएगा। फिर तो हम मैराथन्स करेंगे, क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, एग्ज़ाम से पहले फिर रिवीजन करेंगे, तो ऐसे करते करते 100% अब्जॉर्ब हो जाएगा। बट 50 से 60% अगर हम अब्जॉर्ब करना चाहते हैं तो कुछ बातें आज अपने आपको वादा करना पड़ेगा दैट वी विल राइट। एनीथिंग दैट आई टेल यू टू राइट इन क्लास यू शुड राइट एंड पोस्ट द सेशन। हो सकता है कुछ टॉपिक्स पे मैं बोलूँ कि आप हैंड रिटन प्रैक्टिस कीजिए और मेरे साथ स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए ऑन व्हाट्सएप, और यू कैन ऑल्सो टॉक टू मी ऑन टेलीग्राम। आई विल शेयर द टेलीग्राम हैंडल एंड एवरीथिंग, पोस्ट द सेशन टुडे। ठीक है, आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे से वहाँ पे भी बात करेंगे। इससे क्या होगा, हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे इर्रिस्पेक्टिव हम अपने अपने घरों में बैठे हैं। ठीक है, तो चलिए, आई होप यू गॉट अ नैक ऑफ हाउ आर वी गोइंग टू स्टडी, बट दिस नोटबुक यू शुड में इट इज़ गोइंग टू बी नो आपकी रिसोर्स बनने वाली है, रिपोजिटरी बनने वाली है आज के लिए भी और फ्यूचर के लिए भी। ठीक है, बाकी क्लास के नोट्स तो आपको पोस्ट सेशन मिल ही जाएंगे, जो मैं आपके साथ ये कंटेंट शेयर करने वाली हूँ। मैं कोशिश करती हूँ चीज़ें आपके लिए बहुत पिक्टोरिकली अपीलिंग हो, ताकि आपको नींद नहीं आ जाए कि दिशा मैम आ रही है लल्ला लल्ला लोरी गा के सुना रही है। दैट विल नॉट हैपन। यस, एंड यू फॉर दैट आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि जब हम लिखते रहते हैं हमारे सेंसेस ओपन रहते हैं। करेक्ट, तो हम ये तो पढ़ेंगे, इसके साथ साथ हर सेशन के नेक्स्ट सेशन में, जैसे मैंने बताया, मैं समरी नोट्स में आपको एक्सपोजर दूंगी, तो समरी नोट्स भी आपके पास होंगे और एग्जाम से पहले चार्ट्स टेबल्स मैं आपको देने ही वाली हूँ। ठीक है, चलो शुरू कर रहे हैं ऑडिटिंग। तो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड इन टू अंडरस्टैंड क्या है ऑडिटिंग, आज हम पढ़ने वाले हैं ऑडिटिंग का इवोल्यूशन कैसे हुआ और क्या कंसेप्ट और डेफिनेशन है ऑडिटिंग के। पहले एक नॉर्मल भाषा में बातचीत करते हैं। ऑडिटिंग, जैसे आपने पेपर दिया, चाहे वो फाउंडेशन लेवल पे दिया था या ग्रेजुएशन लेवल पे दिया था, 11th-12th में दिया था, या अब पेपर देने वाले हो, तो आप अपनी कहानियाँ लिखेंगे और एक एग्जामिनर आएगा, ठीक है, इसको इवैल्यूएट करेगा, जानेगा कि भैया, देखेगा कि आपने क्या बात सही लिखी है, क्या बात गलत लिखी है, और उसके बेसिस पे एक ओपिनियन या एक स्टेटमेंट आएगी, पास, हम तो यही चाहते हैं, या फेल, है ना। उसी तरीके से ऑडिटिंग भी ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज के का जो नो लेखा जोखा है, जो चिट्ठा लिखा हुआ है, जो फिनेंशियल्स बने हुए हैं, उनकी इवैल्यूएशन ही ऑडिट है, अगर एक सिंपल भाषा में बोल दिया जाए। इसको एक एग्जाम्पल के साथ करते हैं। जैसे मान लेते हैं ऑडिटिंग को एक रेस्ट्रो डालिमा असमंजस में फंस गए हैं, उस कहानी में हम बात कर रहे हैं। एक छोटा सा रेस्ट्रो ऑनर है, जिसने जब बिजनेस चालू किया, बढ़िया चल रहा है, लोग आ रहे हैं, वही बंदा सब कुछ हैंडल कर रहा है एज अ सोल प्रोप्राइटर। जब तक बंदा है तब तक धंधा है, बोले तो। चाहे सामान, चाहे वो मसाले लेकर आना हो, चाहे दही या मैदा या सूजी या आटा लेकर आना हो, या लोगों से पेमेंट्स कलेक्ट करनी हो, या लोगों को हैंडल करना हो, खुद ही कर रहे हैं। जब तक खुद कर रहे हैं देयर इज नो प्रॉब्लम, बिकॉज इनको हर चीज पे कंट्रोल है, राइट। इमेजिन you are a small restaurant owner. Okay, business is booming, customers love your food, you are making good money too. You handle everything, सब कुछ खुद कर रहे हो, चाहे वो परचेज करने हो इंग्रेडिएंट्स, या मैनेज करना हो स्टाफ, या कलेक्ट करने हो पेमेंट्स। नाउ यू आर पर्सनली इन्वॉल्व, यू नो एवरीथिंग, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कहाँ पैसे जा रहे हैं। बट जैसे जैसे बिजनेस ग्रो होगा, देयर विल बी पीपल इन्वॉल्व, देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि कोई पैसा जो है एम्बेजल कर रहा हो सकता है क्वालिटी ऑफ योर फूड डिग्रेड। जैसे आपने देखा होगा कि जब एक छोटा सा रेस्टोरेंट था, बढ़िया चलता था, जैसे ही बड़ा हुआ वैसे ही गड़बड़ हो गई, क्योंकि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो गए। ऐसा हमने आसपास के अपने किसी ढाबे एटसेट्रा पे भी ऑब्जर्व किया है। और अब आप जब आप बड़ा होने लगा बिजनेस, आपने ज़्यादा स्टाफ ले आए, आपने आपके पास मैनेजर है, कैशियर है, शेफ भी है। अब आप जो कैश रजिस्टर है वो हैंडल नहीं कर रहे हैं,
ओके, नाउ यू आर नॉट हैंडलिंग द कैश रजिस्टर, सप्लायर के बिल भी नहीं देख रहे हैं, स्टॉक भी मॉनिटर नहीं कर रहे हैं डेली। अब आप अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रस्ट कर रहे हैं, बट हाउ टू इंश्योर कि शेफ आपकी क्वालिटी मीट कर रहा है पैसों के साथ, कैशियर घपला नहीं कर रहा है, मैनेजर अपने कस्टमर्स जो आपको, आपके रेस्टोरेंट को जिन्होंने इतना प्यार दिया, उनको हैंडल ढंग से कर भी पा रहा है या नहीं। Yes, you trust your employees, but how to ensure that the cashier is recording all sales and not pocketing some cash कि थोड़ा सा अपनी जेब भी गर्म कर ली जाए। The manager is not overriding supplies and splitting profits with vendors कि भैया सामान ऐसा है, मैं मैनेजर हूँ इस रेस्टोरेंट की, बोल रहे हैं भाई ऐसा कर, 100 रुपये की जगह ना 150 का बिल बना, तेरे को मैं 100 रुपये दूंगा और 50 को हम हाफ हाफ कर लेंगे। ऐसे ना हो रहा हो ना। द शेफ इज यूजिंग राइट क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स एंड नॉट वेस्टिंग और स्टीलिंग स्टॉक। ये सब कुछ करना चाहेगा यू एज अ बिजनेस मैन, यू एज अ स्मॉल रेस्टोरेंट नाउ हु इज एक्सपैंडिंग, बिजनेस बड़ा कर रहे हैं, तो इन सब पॉइंट्स को वेरीफाई करने के लिए everything being recorded correctly and there is no mismanagement, you need to verify। यहीं पर तो ऑडिटर का रोल आ जाएगा, यहीं पर तो ऑडिटर का रोल आ जाएगा। तो ऑडिटिंग क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ऑडिटिंग एक फिनेंशियल हेल्थ चेकअप है बिजनेस का। आई रिमेम्बर जब हमारा CMA इंटर के बाद फाइनल में एंटर होते हैं, जब हमारे टाइम पे एक मीटिंग ट्रेनिंग होती थी इंस्टीट्यूट में, आई थिंक GM SM कुछ बोलते थे, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द ट्रेनिंग। वहाँ पर 15 डेज़ के लिए हम इंस्टीट्यूट जाते थे और देयर वर वेरियस फैसिलिटेटर्स हु यूज्ड टू कम टॉक अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस, गाइड करते थे, मोटिवेट करते थे। तो एक दिन एक सर आए थे, ओके, एंड ही सेड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ, यू आर गोइंग टू बिकम द फिनेंशियल डॉक्टर्स ऑफ अ कंपनी। जैसे एक इंसान की तबीयत खराब होती है तो वो जाता है ना डॉक्टर के पास फॉर मेडिकल गाइडेंस, उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस या तो उनकी हालत ख़राब है तो चाहिए, या वो चाहते हैं उनकी हालत ख़राब ना हो, तो जैसे हम भी कराते हैं ना अपने रेगुलर चेकअप्स, उस तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस भी चेकअप्स कराती हैं और वहीं पर ऑडिट एज अ रोल हमारा प्ले होने लगता है। ओके, ऑडिटिंग इज लाइक फिनेंशियल हेल्थ चेकअप फॉर बिजनेसेस। जैसे कि डॉक्टर एग्जामिन करता है पेशेंट को ताकि कोई हिडन इश्यूज तो नहीं है, एन ऑडिटर चेक्स फिनेंशियल रिकॉर्ड्स टू एंश्योर एवरीथिंग इज एक्यूरेट, ट्रांसपेरेंट एंड फ्री फ्रॉम फ्रॉड। और यहाँ पे ऑडिटर भी ऐसा नहीं कि आपकी तबीयत खराब हुई, डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो हर चीज़ का चेकअप तो कराने नहीं लगेगा। अगर हार्ट की प्रॉब्लम है या मेरे पापा को हार्ट अटैक आया तो एंजियोग्राफी हुई, और फिर अगर उसे ठीक करना था तो स्टेंट डालने थे, इस वजह से एंजियोप्लास्टी हुई। या मेरी सिस्टर है, ओके, शी इज़ 7 years younger to me, बट नो शी इज़ नॉट एबल टू डाइजेस्ट थिंग्स। उसको लास्ट 5-6 महीने हो गए, वो जैसे ही खाना खाती है उसको वॉमिट हो जाता है, तो उसके अलग अलग जगह का ना पहले स्टमक का टेस्ट हुआ, फिर ब्रेन से क्योंकि सिग्नल जाता है उसका टेस्ट हुआ, फिर MRI हुई, फिर CT स्कैन हुए, ऐसे ऐसे करते करते कंक्लूड हुआ कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में एक लिक्विड जाता है जिसका प्रेशर बढ़ा हुआ है। प्रेशर बढ़ा हुआ है मतलब जैसे हमारे टैप में से पानी आता है, एक प्रेशर से आता है ना, उस तरीके से हमारे इस लिक्विड को एक प्रेशर से रन करना चाहिए, जो अपने प्रेशर से ज़्यादा रन कर रहा है, जिसकी वजह से ब्रेन सिग्नल नहीं दे पा रहा स्टमक को कि जो आया है खाना, देयर इज एन एलियन ऑब्जेक्ट कमिंग, उसको प्रोसेस करना है, वापस थ्रो नहीं करना है। तो ये कैसे पता चला? थ्रू स्कैन्स, थ्रू ऑडिटिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन। उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस में वेरियस काइंड्स ऑफ ऑडिट होते हैं, जो हमारा मॉड्यूल 8 है, बट ऑडिटिंग का पार्ट ही है, जहाँ आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, जहाँ आप चेक कर रहे हो, जहाँ आप एक्यूरेसी निकालने की कोशिश कर रहे हो, जहाँ आप वेरीफाई कर रहे हो फैक्ट्स कि क्या हुआ है और कैसे ठीक किया जा सकता है। या अगर मान लेते हैं दिस इज यू, ओके, दिस इज यू आर अ स्टिल CMA स्टूडेंट, या मैं बोलती हूँ मैं CMA हूँ ऑलरेडी, ठीक है, और मैंने एक कंपनी के मान लेते हैं अडानी गैस के शेयर्स लिए हुए हैं,
ओके। या ऐसे ही बहुत सारे और लोग होंगे, कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई स्मॉल बिजनेसमैन होगा, देयर विल बी सो मेनी अदर पीपल जिनके पैसे लगे हुए हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में इन फॉर्म ऑफ शेयर्स। अब हम सब तो बाहर बैठे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं वो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो भी ऑफ कोर्स हमारे थ्रू इलेक्ट हुए हैं थ्रू वेरियस मीटिंग, जो आपने डायरेक्टर्स चैप्टर या कंपनीज एक्ट में लॉ में पढ़ा होगा। ठीक है, नहीं पढ़ा है तो पढ़ोगे अगर आप दोनों ग्रुप साथ में तैयार कर रहे हो। तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज कर रहे हैं। अब हम जिन्होंने हम पैसे डाले हुए हैं, अपनी हार्ड अर्न मनी डाल रखी है एज शेयर होल्डर्स, वी आर द ओनर ऑफ द कंपनी, राइट। ये तो अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, क्लास 11 में भी पढ़ाई करी थी हमने बिजनेस स्टडीज में कि मैनेजमेंट एंड नो ओनर्स आर डिफरेंट, सेपरेट बिजनेस एंटिटी, ऐसे पढ़ा है ना हमने। ये ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाले लोग और ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ इज अ सेपरेट एंटिटी, और यहाँ पे जो ओनर्स हैं वो शेयर होल्डर्स ही हैं। अब हम तो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर बैठे हैं, देयर कुड बी पॉसिबिलिटी दैट कोई एक ऐसा बंदा होगा या कुछ लोग होंगे जिनके पास मेजॉरिटी ऑफ शेयर होंगे, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ही पार्ट होंगे। बट हम तो बाहर बैठे ना, हमको क्या पता अंदर तुम पैसों का क्या कर रहे हो, हमसे पैसे लेके कहीं तुम चल दिए ऑन द बीचेस ऑफ द वर्ल्ड ड्रिंकिंग लिटिल लिटिल मैंगो जूस। क्या आपको क्या लगा था लिटिल लिटिल? नो, डूइंग पार्टीज ऑफ द वर्ल्ड, या देख रहे हो ओए अम्मा। अगर ज्यादा ज्यादा ऐसा चल रहा है, ज्यादा भी कि थोड़ा भी चल रहा है, जनता जवाब मांगती है भाई साहब। जनता क्या मांगती है? जवाब मांगती है। और यहाँ पे इसलिए क्या होगा, ऑडिटर्स अपॉइंट होंगे, देयर विल बी पीपल हु विल बी इंडिपेंडेंट, जो यहाँ पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। इंडिपेंडेंट बोले तो, इंडिपेंडेंट बोले तो जो जिनका नो जिनकी रोजी रोटी इस पे डिपेंडेंट नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं ऑलरेडी इस अडानी गैस में 30% शेयर होल्ड करती हूँ, तो अगर कुछ गड़बड़ घोटाला भी होगा एज अ सीएम में, मैं नहीं बताऊंगी। क्यों? क्योंकि मैं ऐसे बताऊंगी मार्केट में तो सेंसेशन ऐसे भागती है, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, ऐसे बोलते बोलते खाली चटनी चटाई रह जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। यस, और आग की तरह बात फैल भी सकती है, तो मैं तो शायद नहीं बताऊंगी बिकॉज मैं तो डिपेंडेंट हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन पे। यस, एज एन ऑडिटर आई एम स्टिल डिपेंडेंट, तो मैं ऐसे बंदे की बात नहीं सुनने में, इंडिपेंडेंट ऑडिटर चाहिए होगा, या इंडिपेंडेंट तरीके से ऑडिटिंग चाहिए होगी। या मान लेते हैं माई हस्बैंड, ओके, ही इज ऑल्सो अ कॉस्ट अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी हु इज ऑथराइज टू डू अ ऑडिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब मैंने इसको बोला ऐसा है, मैं तो नहीं कर सकती, तू कर ले। बट इफ ही कम्स एंड डज द सेम थिंग, तो कहेंगे तेरा पैसा तो मेरा पैसा, जबकि मेरा पैसा तो मेरा पैसा, उसका पैसा हमारा पैसा है। बट कीपिंग दैट असाइड, वो बोल रहे कोई बात नहीं, तेरे मेंटल ऐसा है, बट स्टिल लेट्स कीप इट टुगेदर। क्या वो अब इंडिपेंडेंट है? वो भी इंडिपेंडेंट नहीं है। या मान लेते हैं हमारी डॉटर है, ओके, हर नेम इज दीरा। अब वो बन गई है बड़े होके, लेट्स से शी हैज बिकम एन ऑडिटर। अब उसको मैं बोल रही हूँ मेरी कंपनी को ऑडिट कर ले, कि अब आप लोग जिन्होंने पैसे डाल रखे हैं हमारी बातों पे विश्वास करेंगे? अरे भाई साहब, ये तो अपनी ही बात करेंगे, हमें इंडिपेंडेंट बंदा चाहिए जो हमें अंदर क्या हो रहा है बता दे। क्योंकि क्योंकि जो फिनेंशियल्स, हम सब कुछ तो देख नहीं पाएंगे, हम तो क्या देख पाएंगे, जो ये दिखा रहे होंगे। तो जो ये दिखा रहे होंगे वहां पर ठप्पा लगवा दो किसी एक ऐसे बंदे का, वेरीफाई करवा दो किसी एक ऐसे बंदे से जो अपने एक्सपर्ट ओपिनियन में हमको बता सके कि जो पैसे डले हैं वो सही इस जगह पे इस्तेमाल हो रहे हैं कि नहीं। प्रोस्पेक्टस में लिखा था कि तुम टेलीकॉम कंपनी खोलोगे, तुम पता चल रहे हो ये पैसे एफडी में डाल डाल के इंटरेस्ट कमा रहे हो, फिर एक दिन तो ये बम फट जाएगा ना। फिर एक दिन तो जो तुमने शेयर 10 रुपये से 500 या 5,000 पहुंचा दिए, वापस 10 रुपये या उससे भी कम हो जाएगा।
अंदर क्या चल रहा है ये जानना जरूरी है. फॉर पीपल लाइक शेयर होल्डर्स देयर कुड बी सर्टेन पीपल हु माइट हैव गिवन लोन. बैंक को भी जानना है भैया क्या चल रहा है. पता चल रहा है हमसे पैसे लिए और चल दिए विजय माल्या की तरह. कौन हूं मैं, पता कौन है ये आदमी, ऐसा भी नहीं हो. ऐसा ना हो ना, इसलिए ऑडिटिंग का रोल आ जाएगा. ऑडिटिंग का रोल आ जाएगा. तो क्या है ऑडिट इन टेक्निकल टर्म्स? ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है मेरे प्यारे बच्चों. इंडिपेंडेंट बोले तो जो किसी भी तरीके से बायस ना हो, जो किसी भी तरीके से पार्शियल ना हो, जो किसी भी तरीके से ऐसा ना हो जो अपने फायदे के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे इन्वॉल्व हो कि बाहर जो लोग जिनके लिए ऑडिट हो रहा है, जिनको जानना है कि अंदर सब कुछ सही है कि नहीं है ना, अंदर जानना है सब कुछ सही है कि नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली कर पाए. इसे ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मान लेते हैं आपका एक दुकान है, ठीक है, उस दुकान को आपने रेंट पे दे दिया. लेट्स इमेजिन दिस एज लाइक दिस. मान लेते हैं ये आपकी शॉप है. ये आपकी शॉप है. इस शॉप को ओनर तो आप हो और लेट्स से आपके पापा हैं, ठीक है, आप दोनों ओनर्स हैं और ये आपने रेंट पे दे दी. अब जब रेंट पर दी तो अंदर क्या चल रहा है आपको पता नहीं चल पा रहा है. इन लोगों ने ऐसा बोला कि आप अंदर नहीं आ सकते, तभी हम रेंट पर लेंगे. आप अंदर नहीं आ सकते तभी हम ये आपसे दुकान रेंट पर लेंगे. आपने कहा ठीक है भैया, पैसे तो हमको मिल रहे हैं, कोई बात नहीं. बट कहा कि ऐसा अगर हम रोज़ रोज़ तो नहीं आएंगे, बट कम से कम साल में एक आध बार तो हमें आने दो, देखने तो दो, हमारी दुकान है, हमने इतना पैसा लगाया है, कांच वाच लग रखे हैं, कुछ तोड़ा फोड़ी तो नहीं कर रहे कहीं अंदर बैठ के. धीमे 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 कर रहे हो तुम, हाँ ऐसे तो नहीं करो, हमको क्या पता तुम क्या कर रहे हो. तो इनका कि भाई बताइए क्या करना चाहिए. ये जो लैंड ओनर्स हैं और जो टेनेंट्स हैं, इन्होंने सोचा कि क्या कर सकते हैं. ओनर ने कहा ऐसा है, मैं ऐसा करूँगा, किसी एक बंदे को भेजता हूँ, आपको हमारे आने से प्रॉब्लम है, हम नहीं आएंगे, तुम किसी एक बंदे को भेजता हूँ, एक छोटा सा दरवाज़ा या खिड़की खोल देना, वो आके चेक कर लेगा कि सब कुछ सही है कि नहीं और मुझे रिपोर्ट दे देगा. ठीक है. अब अगर मान लेते हैं ये शातिर हो या कुछ सच में ही धीमे धीमे नशा चल रहा हो, हाँ, टक 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 कुछ कुछ कर रहे हो, ये अंदर कुछ गड़बड़ घोटाला चल रहा हो, ठीक है, या ये वो खोल रखा है इन्होंने कि आपके कपड़े, आपका सामान जो है, आपका नंबर, आधार कार्ड लगा हुआ था एक बंदे एक चीज़ पर, जिससे पता चल रहा है आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे हो और स्कैम सेक्टर अंदर चला रहे हैं, हमको क्या पता चल रहा है क्या हो रहा है. यस. अब अगर ये सच में गड़बड़ कर रहे होंगे तो हो सकता है यहाँ पे कुछ पर्दा वर्दा लगा दें जिससे देख ही ना पाए. ये जो हमने इस ओनर ने मिस्टर एक्स को अपॉइंट किया है कि देख कर आओ सब कुछ अंदर सही चल रहा है या नहीं, अगर यहाँ पे पर्दा लगा रखा है तो देख ही नहीं पाएंगे कि अंदर क्या चल रहा है. तो यहाँ पर ये मिस्टर एक्स है, अपना ओपिनियन तो नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो देख ही नहीं पा रहे अंदर क्या चल रहा है. यस. इसी तरीके से ऑडिटर्स भी झांकते हैं अंदर. ऑफ कोर्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन में तो कोई आने ऐसे देगा नहीं, ओके, बट एक विंडो या एक परव्यू के अंदर ऑडिटर्स काम कर सकते हैं, जहाँ पर अगर ये लोग कॉपरेट करेंगे, जो अंदर हैं ये कॉपरेट करेंगे, तो ये एक अपना ओपिनियन सही वे में दे पाएंगे कि अंदर सब कुछ सही है या कुछ गड़बड़ घोटाला है. ठीक है. और अगर ये कॉपरेट नहीं करेंगे तो बोलेंगे तो कॉपरेट ही नहीं करें, ऐसी वाली रिपोर्ट दे देंगे. और इसी तरीके से हमारे पास अलग अलग रिपोर्ट्स भी होती हैं एज ऑडिटर्स. ओके. तो हम क्या बोल रहे हैं, ये एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है. ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है किसका, फिनेंशियल रिकॉर्ड्स का, ट्रांजैक्शंस का, स्टेटमेंट ऑफ बिजनेसेस का, ताकि इंश्योर किया जा सके कि वो ट्रू है और फेयर है.
as shareholders, or maybe somebody who has supplied the goods on credit, or maybe somebody who has given loan, or somebody who is a stakeholder in the organization or companies. They would like to know कि अंदर सब कुछ सही चल रहा है नहीं, अकाउंट जो है वो ट्रू और फेयर है कि नहीं. ऑडिटर्स फॉलो इस्टेब्लिश्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. जो आप अकाउंट्स में पढ़ रहे होंगे, कुछ कुछ एसेज एटसेट्रा हमारे सिलेबस में भी है. हम उतने एसेज नहीं पढ़ते हैं जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे सिलेबस डिफरेंट है. वहाँ 100 नंबर का पेपर है, हमारे पास 50 नंबर का पेपर है. अभी इंटर में हमारे पास यही कॉस्ट ऑडिटिंग 100 नंबर, सॉरी फाइनल में यही हमारे पास 100 नंबर का कॉस्ट ऑडिटिंग हो जाएगा, राइट. तो वो वहाँ पर हम बात करेंगे, वो कॉस्ट ऑडिटिंग के एंगल से बात करेंगे प्रिसाइजली. एक सेक्शन है जो हमारे को वहाँ पर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सेक्शन 148 है, जो कि आप कंपनीज अकाउंट जब सेक्शन मॉड्यूल 7 पढ़ेंगे, मैं वहाँ पर पढ़ाऊँगी आपको, और उसका बहुत डिटेल वर्जन हम फाइनल में भी पढ़ेंगे. बट फॉर नाउ टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट इज़ ऑन द स्क्रीन, या तो ये जो हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इन्हें फॉलो करते हैं. यहाँ पे ICI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के थ्रू भी हम आपस कुछ बातचीत करी हुई है, जो भी हमारे सिलेबस का पार्ट है, जो भी मैं आपको पढ़ाऊँगी. ठीक है. लॉज, अगेन मैंने आपको मेंशन किया था इंटर 1 में हमने लॉ पढ़ा है. अगर आप दोनों ग्रुप साथ में दे रहे हैं तो आप लॉ पढ़ रहे हैं. वहाँ पे कंपनीज अकाउंट 40% वेटेज कैरी करता है, जो भी, क्योंकि लॉ बोलेगा तभी तो कोई आने दोगे आप. मान लेते हैं मैं कंपनी हूँ, मैं अडानी गैस हूँ, मैं रिलायंस हूँ, मैं जियो हूँ, मैं Naukri.com हूँ, मैं कोई सी भी कंपनी हूँ, अगर मुझे लॉ ही नहीं, लॉ ने मेरे पे डंडा नहीं कर रखा है, मैं किसी को आने नहीं दूंगी अपनी ऑर्गेनाइजेशन. फिर तो मेरी मर्जी है, ऐसा है, माई लाइफ माई रूल्स. फिर ऐसे कौन आने देगा? कोई नहीं आने देगा ना. तो लॉ गवर्न करता है ऑडिटिंग. यस, देयर आर सर्टेन स्टैंडर्ड्स, ताकि डिटेक्ट किया जा सके, पता लगाया जा सके, गया कुछ तो गड़बड़ है, दरवाजा तोड़ दो. यस, तभी डिटेक्ट कर पाओगे एरर्स, फ्रॉड्स, या अगर कुछ स्टेटमेंट में घपला कर रखा है. ठीक है, स्टेटमेंट में भी घपला हो सकता है ना. जैसे माना मैं ऑडिटर हूँ, मैं आपके पास आई, आप ऑर्गेनाइजेशन के लेट्स से CFO हो, फिनेंस हेड करते हो. मैंने बोला मुझे बताइए आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं. ठीक है, आपने कहा मेरे अकाउंट में लेट्स से रखे हैं 20 करोड़ रुपए. आपने मुझे ऐसे बोल दिया, तो क्या आपने बोला और मैं विश्वास कर लूँगी? क्योंकि आपने बोला मैं विश्वास कर लूँगी. आपने बोला मेरे अकाउंट में 20 करोड़ रुपए रखे हैं कंपनी के अकाउंट में, दिखाओ मुझे स्टेटमेंट दिखाओ. आपने अपने PN को बुलाया, बोला कि डॉक्यूमेंट वाले एरिया में पासबुक रखी है, या फिर आपने अपना ड्रॉर खोला और पासबुक दिखा दी मुझे, या एक प्रिंट आउट दिखा दिया. ठीक है, इस प्रिंट आउट में तो मुझे पता नहीं चल रहा है, इसमें तो 20 करोड़ ही लेट से लिखा हुआ है, बट क्या मैं इस बात को मान लूँगी? बताओ, एज एन ऑडिटर तुम इसमें गड़बड़ कर सकते हो ना. हो सकता है इसको अपने कंप्यूटर में डालकर चेंजेस कर लो, या फोटो कॉपी करते हुए उस पर एक चिट लगा दो, चेंज कर दो, फिर उसकी एक और फोटो कॉपी ले लो. देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि तुम कुछ गड़बड़ कर रहे हो. तो यहाँ पर मैं लॉ का दायरा पकड़ते हुए आपको बोल सकती हूँ, ऐसा है, मुझे ये नहीं चाहिए. मुझे आप अपने मोबाइल में ऐप खोल के दिखाइए, ये कंप्यूटर में वेबसाइट पे जाइए, ICICI बैंक का अगर आपका अकाउंट है तो मुझे दिखा दीजिए, डाउनलोड करके दे दीजिए, या मुझे दिखा दीजिए. या मैं ऐसा भी कर सकती हूँ कि बैंक ही चली जाऊँ और उनसे बोलूँ मैं XYZ कंपनी की ऑडिटर हूँ, और ये मेरे नो एज एन ऑडिटर ये मेरे डॉक्यूमेंट्स आप वेरीफाई कर सकते हैं, और मुझे इन सब डॉक्यूमेंट्स की आपके बैंक से ज़रूरत है, बिकॉज आई नीड टू चेक सर्टेन थिंग्स एज इन द कैपेसिटी ऑफ एन ऑडिटर. यस, तो ये मुझे लॉ अलाउ कर रहा है, ये स्टैंडर्ड्स मुझे बोल रहे हैं करने के लिए एज एन ऑडिटर, दैट आई हैव टू फॉलो. और जब कोई मुझे लॉ बोलता होगा आपको एज अ कंपनी करने के लिए, आप पे डंडा लगा रहा होगा, तभी आप करोगे ना. रेड लाइट बोलती है स्टॉप, तभी हम स्टॉप होते हैं ना. और उसका कंसिक्वेंस भी हमें पता है, अगर हम रेड लाइट पे नहीं रुकेंगे तो चालान कट जाएगा. और अब तो कोई रोकने रखाने का भी सिस्टम नहीं है, घर में ही पहुंच जाएंगे. अभी मेरे जीजू का पता चला, उन्होंने खोला अपना चालान, देखा 40,000 रुपये, 40,000 रुपीज़ के चालान आ रखे हैं. खैर, ही हैज़ अपील्ड नाउ इन लोक अदालत, जिसके बारे में आप पढ़ रहे होंगे आपके लॉ सब्जेक्ट में. यस, फर्स्ट यूनिट में इसके बारे में हमने बात करी हुई है. अगर आपने पढ़ा है तो वहाँ देखा होगा, नहीं पढ़ा है तो इवेंचुअली आप देख लेंगे. ठीक है,
तो ऑडिटिंग इंपॉर्टेंट तो है, अभी तक हमारे को ये बात तो समझ में आ गई, क्योंकि ऑडिट से ट्रस्ट बिल्ड होता है, किसमें, इन्वेस्टर्स के बीच में, स्टेक होल्डर्स के बीच में। जैसे आप शार्क टैंक पे पिच करने गए, मेरी कंपनी ये है एटसेट्रा एटसेट्रा, और मैं मांगने आई हूँ 50 लाख रुपए अगेंस्ट 5% ऑफ द कंपनी। तो क्या आपने जो बोला उस सब बात पे अब इन्वेस्टर्स यकीन कर लेंगे? ये अपना ड्यू डिलिजेंस करेंगे, अपना ऑडिट करेंगे, जानेंगे जो आप बोल रहे हो वो सही भी बोल रहे हो कि नहीं। आप बोल रहे हो कि हम तो 10 करोड़ रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं सालाना, बट पता चल रहा है आप तो पैसे बर्न कर रहे हो। ये कैसे पता चलेगा? ये ऑडिट करके ही तो पता चलेगा ना। यस, इट हेल्प्स इन डिटेक्टिंग फ्रॉड एंड एरर। जैसे आपने बहुत सारे स्कैम सुने होंगे मार्केट में। जब हम नए नए कॉलेज में आए थे या मैं सीएम में कर रही थी, उस समय सत्यम स्कैम हुआ था। अगर आपने कभी उसके बारे में नहीं जाना है तो इंटरनेट पे जाके थोड़ा रिसर्च कीजिएगा। अभी तो नॉट बिकॉज ऑफ कंस्ट्रेंट ऑफ टाइम आई विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट सत्यम स्कैम एज ऑफ नाउ। मे बी फ्यूचर में किसी टॉपिक में अगर रेलेवेंस आएगा तो आई विल टॉक अबाउट इट। अभी के लिए अगर आप खुद जानना चाहते हैं तो ऑर्गेनाइजेशंस में स्कैम्स होते हैं, और वहाँ पे जो शेयर वैल्यू है एकदम खतक धड़ल्ले से नीचे आ जाती है। आपने रिसेंटली अडानी के साथ भी देखा होगा, कुछ र्यूमर सेंसिटिव न्यूज़ पहुंची और एकदम अडानी का स्टॉक क्रैश हुआ। मेरा तो पूरा पोर्टफोलियो लाल लाल हो गया था। यस, इस तरीके से बहुत सारे लोग इम्पैक्ट हुए होंगे उस दौरान। खैर वो तो उन्होंने, इट्स अ कंपनी दैट पीपल रिलाई ऑन, दे टॉक अबाउट एथिक्स, हम करके दिखाते हैं, दिस इज व्हाट दे टॉक, राइट। तो खैर, I personally have a lot of stocks there, but not influencing anybody of you. You take your informed decisions. हम कभी शेयर वेयर की बातें करते रहा करेंगे जब भी आएगा। बट खैर, ऑडिटिंग से फिर बाद में इवेंचुअली थिंग्स गो, यू नो, बट ऑडिटेड कमिटी बैठी थी और वहाँ पर भी ऑडिटिंग का रोल आ गया था। वहाँ पे पता चला नहीं एवरीथिंग इज़ फाइन, और फिर शेयर स्टार्टेड टू ग्रो अप अगेन। बट ऑडिटिंग यहाँ पर वेरीफाई करता है, इंस्पेक्शन करता है, चेकिंग करता है, लॉजिक लगाता है, इंडिपेंडेंटली होती हैं चीज़ें, राइट। तो ट्रस्ट भी बनता है, फ्रॉड और एरर से भी को भी आप डिटेक्ट कर पाते हो, इंश्योर कर पाते हो कि जो लॉ बोल रहा है, जो रेगुलेशंस बोल रहे हैं, उन सबको फॉलो किया जा रहा है, और अगर नहीं किया जा रहा है तो दंड मिलेगा। ठीक है, अगर लॉ बोल रहा है किसी चीज का प्रोविजन बनाना है और आपने नहीं बनाया तो ऑडिटर बोलेगा भाई इसने नहीं बना रखा, गड़बड़ चल रही है यहाँ पर। ठीक, एंड इट विल ऑल्सो इम्प्रूव फिनेंशियल ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। इसलिए तो हमको फिनेंशियल डॉक्टर्स बोल रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन का, तभी तो हेल्थ चेकअप्स करा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन अपनी। ठीक है, तो क्या है प्यारे बच्चों, अगर मेरे को टेक्निकल टर्म्स में बोलना है तो ऑडिट क्या है? ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। किसका? फिनेंशियल रिकॉर्ड्स का, ट्रांजैक्शंस का, स्टेटमेंट्स का, ऑफ बिजनेस। और कब कब क्या क्या लिया जाएगा वो डिपेंड करेगा। जैसे सर में दर्द है तो एमआरआई सीटी स्कैन कराना होगा, या अगर दिल में कुछ दिक्कत है तो हम नो एंजियोग्राफी एटसेट्रा कराएंगे। तो जहाँ पर प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें करी जाएंगी, टू एंश्योर कि ट्रू और फेयर बताया जा सके, सब एवरीथिंग इज फाइन, राइट। ऑडिटर्स फॉलो एस्टैब्लिश अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, लॉज एंड स्टैंडर्ड्स, ताकि डिटेक्ट किया जा सके कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, कोई एरर तो नहीं है, मिसस्टेटमेंट्स तो नहीं दे रखी है। और इससे क्या फ़ायदा होगा? हमारे को ट्रस्ट बिल्ड होगा उस ऑर्गेनाइजेशन में। अगर कोई फ्रॉड है तो वो पता चल जा पाएंगे, हम फिनेंशियल ट्रांसपेरेंसी लेके आ पाएंगे, और लॉ और रेगुलेशंस भी फॉलो होंगे। ठीक है, यहां तक कोई शक, कोई सवाल? आई होप नॉट। मैंने भी लिटिल लिटिल पी लिया है पानी। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, जो कि है ऑडिट क्यों इवॉल्व हुआ, व्हाई डिड ऑडिट इवॉल्व। ठीक है, इमेजिन, एक बार सोचो सोचो, एक छोटी सी चाय की दुकान है, जहाँ जो चाय का दुकान वाला है, जैसे हमने डॉली चाय वाला ले लेते हैं, खुद ही चाय बना रहे हैं, खुद ही पैसे कलेक्ट कर रहे हैं, स्टॉक भी खुद मैनेज करते हैं, हर चीज उनकी खुद की डायरेक्ट कंट्रोल में है। ऑडिटर की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी और के पैसे भी नहीं लगे हुए ना, कोई इंटरेस्टेड भी नहीं, तुम जो मर्जी करो, पैसे कमाओ ना कमाओ, दुकान खोल के
करो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नाउ इमेजिन दिस शॉप एक्सपेंड्स इनटू अ बिग कैफे। अब डॉली चाय वाला चल दिए हैं, आए हैं अहमदाबाद जॉब देने के लिए लोगों को, अपना बिजनेस बड़ा कर रहे हैं, एमबीए चाय वाला बना रहे हैं। हाँ, विद मल्टीपल आउटलेट्स, अब एम्प्लॉयज़ भी आ जाएंगे, मैनेजर्स भी आ जाएंगे जो पैसे मैनेज कर रहे होंगे। कैन द ओनर ट्रैक एवरीथिंग? बताओ, खुद कर सकता है क्या? लॉजिक बताओ। हमने पीछे भी एग्जाम्पल देखा, चाहे वो छोटे से रेस्टोरेंट का था, चाहे वो इस चाय वाले का है, चाहे वो आपके बिजनेस का है, कोई स्टार्टअप का है, कोई पिक्चर आए हैं शार्क टैंक में, चाहे उनके बिजनेस का है, टॉक अबाउट एनीथिंग। या कैन द ओनर ट्रैक एवरीथिंग हिमसेल्फ? ऑफ कोर्स आंसर इज नो। इसलिए ऑडिटिंग तो जरूरी है। ओके, अब ये समझते हैं कैसे इवॉल्व, धीरे धीरे कैसे कैसे चीजें इवॉल्व हुई। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों यहाँ पर आ जाता है एज अ रीजन फॉर द इवोल्यूशन ऑफ ऑडिटिंग। बिजनेस बड़ा हो रहा है, लार्ज स्केल ऑपरेशन हो रहे हैं। जब छोटा सा चाय की टपरी खोले हुए थे हम, तब नहीं थी भैया ऑडिट की जरूरत, बट अब तो हो गई है ना। Yes, then businesses were small, owners could track the profits, expenses and inventory themselves. अगर मैं जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे 1947 की अगर बात करें, उस समय ऐसी बातें चल रही थी, बट जैसे जैसे बिजनेसेस आए, जैसे जैसे इंडस्ट्रीज डेवलप हुए, और 1960 70 तो फिर 1991 में तो हमारे पास ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन हो गया। अब बिजनेसेस बड़े होने लगे, और उस समय तो करप्शन भी नो एकदम असीम अपने चरम पे था। करेक्ट, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को भी ऑडिटिंग की जरूरत थी भैया। पैसा, जनता पैसे दे रही है, तुम क्या कर रही है? हमारी बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि जनता जवाब मांगती है। यस, अब कंपनीज बड़े होने लगे। पहले तो ऐसे था ना, छोटा छोटा था सब कुछ, अपना अपना चला रहे थे लोग, किसी तरीके से सोने की चिड़िया को ले लूट कर ले गए थे। अब थोड़ा थोड़ा अपना चालू करे हुए थे सब लोग। अब जैसे जैसे बिजनेस बड़े होने लगे, आज की तारीख में जैसे हमारे पास मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, लेट्स गो वोकल, लेट्स गो वोकल फॉर लोकल, है ना, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया एंड कंज्यूम थ्रू आउट द वर्ल्ड, और फॉर द वर्ल्ड, मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड जब हम कह रहे हैं, तो यस थिंग्स ऑडिटिंग आ जाएगी। कहीं पे स्टॉक की, कहीं पे इन्वेंट्री की, कहीं पे स्टैट्यूटरी ऑडिट आ जाएगा, कहीं पे इंटरनल ऑडिट आ जाएगा, कहीं पे बैंक का ऑडिट आ जाएगा, तो हमारे पास ऑडिटिंग तो आएंगे। हमें ट्रू एंड फेयर स्टेट नो दायरा तो समझना पड़ेगा, हमारे अकाउंट्स का, हमारे स्टेटमेंट्स का, हमारे फिनेंसेस का। करेक्ट, क्योंकि आज कंपनीज के पास मल्टीपल ब्रांचेस हैं, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, और बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं जो कि एक बंदा खुद नहीं कर सकता मैनुअली। इसलिए ऑडिटिंग आ गया, और ऑडिटिंग इंश्योर कर रहा है कि फाइनेंसेस ढंग से मैनेज हो रहे हो, चाहे वो बिजनेस बड़ा ही क्यों ना हो गया। तो ऑडिटिंग की नीड आज इवॉल्व तो हुई है, फॉर द फर्स्ट रीजन ऑन द स्क्रीन इज कि बिजनेसेस बड़े हो रहे हैं, हिंदुस्तान बदल रहा है। करेक्ट, नेक्स्ट, ओनर्स डायरेक्ट कंट्रोल कहीं ना कहीं लूज कर रहे हैं। पहले क्या था, लोगों के छोटे छोटे बिजनेस होते थे, खुद रोज रोज गल्ले पे अपने भाई खाते में लाल रंग की किताब होती थी, लिखते जाते थे, चीजें पता चलती रहती थी, चेक स्टॉक कर पाते थे वो अपना। बट क्योंकि आज बिजनेसेस बड़े हो गए हैं, ओनर्स जो है, मैनेजर्स और स्टाफ लेकर आ रहे हैं, विद सो मेनी पीपल इन्वॉल्व, देयर कुड बी मिस्टेक्स, देयर कुड बी फ्रॉड्स, है ना। थोड़ा सामान कोई उठा के लेके चला जा रहा है, हमको पता ही नहीं चलेगा। कोई पैसों के साथ घपलाबाजी कर रहा है, हमको पता ही नहीं चलेगा। करेक्ट, या अगर मैं as somebody who is an owner in a company, as a shareholder, I still am outside of the organization, I need to know अंदर क्या चल रहा है। यस, ऑडिटिंग जो है, किसकी आंख बन के रहेगा? ये चश्मा लग जाएगा एक तरीके से, ऐसे मान लो, ये ये चश्मा जो है वो ऑडिटर की आंख है, ऑडिटर की आंख नहीं है, ये है चश्मा तो है, ऑडिटर है, और आंख किसकी है? ओनर की, शेयर होल्डर की। और somebody maybe if it was a small business, now it's a bigger business, तो ये चश्मा ही तो आंख बन जाएगा, किसकी? ओनर की। ओके, आंख भी और कान भी।
जागते रहो, चाहे सोते भी रहो, बट ऑडिटर इज ऑन द वर्क. यस, मेकिंग श्योर दैट द बिजनेस इज रनिंग ऑनेस्टली. सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड ओनरशिप है, तो मैंने बोला चलाने वाले लोग और हैं पैसे, और या फिर ओनर हो तो बाहर बैठे हैं. ये भी एक कारण है जिस वजह से ऑडिटिंग इन्वॉल्व हुई है. बिजनेस के ऑपरेशंस बढ़ गए, सब कुछ ओनर खुद नहीं कर पा रहा है ना, तो ऑडिटर ईयर और आईज बन रहा है ऑनर की. और सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड ओनरशिप, दैट्स अनदर रीजन why auditing is important, or it has evolved over a period of time. Yes, पहले क्या होता था, ओनर्स छोटी छोटी दुकानें चलाते थे, उन्हें हर एक पाई पाई का हिसाब होता था, ऐसे बोलते थे ना, ही न्यू एवरी रुपी वेंट. बट आज क्योंकि हमारे पास कंपनीज हैं, ओनर्स जो है वो शेयर होल्डर्स हैं जो कि डिफरेंट है मैनेजर से, और मैनेजर्स तो बिजनेस चला रहे हैं. द ओनर्स इन्वेस्ट मनी बट दे आर्ट इन्वॉल्व इन डेली ऑपरेशन, एंड फॉर दैट रीजन आई एम नॉट अ शार्क. फॉर दैट रीजन auditing came into picture, और audit evolved over a period of time. Yes, audit ensure कर रहा है कि मैनेजर्स फिनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ढंग से कर रहे हैं, मिसयूज नहीं कर रहे हैं कंपनी के पैसों का. तो खींच मेरी फोटो ऑन द बीचेस ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट हैपनिंग, राइट. प्लस फिनेंशियल रिकॉर्ड्स केप्ट बाय एम्प्लॉयज. पहले जैसे क्योंकि बिजनेस छोटे लेवल पर होते थे, खुद सब कुछ कर रहे होते थे, अपने हाथ जगन्नाथ चल रहा था, तो सब कुछ हम खुद ही मैनेज कर ले रहे थे. बट जैसे जैसे बिजनेसेस बढ़े, नए लोग आ गए, अकाउंट्स के लिए अलग स्टाफ आ गया, फिनेंशियल रिकॉर्ड्स मेंटेन होने लगे, कुछ लॉ बोल रहा था, कुछ हमें खुद को भी ज़रूरत थी, है ना. अब यहाँ पे एरर्स होने लगे, मैनिपुलेशंस होने लगे या फ्रॉड होने लगे, एटलीस्ट रिस्क तो है, अगर नहीं भी हो रहे हैं तो देयर कुड बी रिस्क. तो ऑडिटिंग क्या इंश्योर कर रहा है कि फिनेंशियल रिकॉर्ड्स एक्यूरेट है, ट्रस्टवर्दी है. प्यारे बच्चों, तो अभी तक हम 4 बात बोल चुके हैं कि ऑडिट क्यों इवॉल्व हुआ. ऑडिट इसलिए इवॉल्व हुआ कि आज बिजनेसेस बड़े हो गए, ओनर को जानना है अंदर क्या हो रहा है, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट है, प्लस क्योंकि एम्प्लॉयज आ गए हैं और वो फिनेंशियल रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं. लास्ट, जनता जवाब मांगती है रे. इन ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली विच आर ओन्ड एंड गवर्न्ड बाय गवर्नमेंट, जिन मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स अगर सरकार के हैं, तो भैया पैसे हमारे गए हुए हैं उस सरकार के पास. टैक्स जो आपके पास रेवेन्यू है, जो बिजनेस में पैसे डले हैं, ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय सरकार, सरकार के पास पैसे कहाँ से गए, हम के पास से गए ना, हमारे पास से गए ना. तो हम जवाब मांगते हैं भैया. ऑडिटिंग ऑफ गवर्नमेंट एंड पब्लिक फंड्स, किंग्स एंड रूलर्स कलेक्टेड टैक्सेस बट नीडेड टू एंश्योर देयर ऑफिशियल्स weren't स्टीलिंग मनी. गवर्नमेंट्स कलेक्ट यू, पहले ऐसे होता था, है ना, पहले देन, और मैं आज की बात कर रही हूँ इसलिए तो हम इवॉल्व बोल रहे हैं. आज क्या हो रहा है, आज तो बहुत सारे टैक्स हैं और बहुत सारे पब्लिक प्रोजेक्ट्स में पैसे डलते हैं. ओके, विदाउट ऑडिटिंग देयर कुड बी करप्शंस और मिसयूज ऑफ फंड. इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे सड़क के घोटाले होते हैं जगह जगह, मतलब करोड़ों रुपए की सड़क का बजट गया और टूट गई थोड़े दिन में ही, 10 15 20 दिन, 1 महीने में ही टूट गई, क्योंकि किसकी जेब में पैसे चले गए, वही वही ये कौन, टोपी वाले लोग. पैसे कॉन्ट्रैक्टर ने भी कमाया, बिजनेसमैन ने भी कमाया, ये जो बैठे हैं किस्सा कुर्सी के वे, उन्होंने भी पैसे कमाया. लुटा कौन, आप और मैं. हमारे से टैक्स ले रहे हैं और हमारे को सुविधाएं भी नहीं दे रहे हैं. यही तो हम चाह रहे हैं कि भैया हमको चाहिए, वी वांट लेखा जोखा हो व्हाट इज हैपनिंग. आई रिमेंबर जब 2009 में वी स्टार्टेड डूइंग CMA. वी आई एम सेइंग वी क्योंकि मेरे फ्रेंड्स भी थे बहुत सारे उस समय, तो जिन्होंने CMA शुरू किया था, तो नया नया ना वो था, CWG गेम्स आए थे, उस समय हम दिल्ली आए थे. आई केम टू दिल्ली फॉर डूइंग माई ग्रेजुएशन ऑल्सो, बिकॉज मैं साइमल्टेनियसली अपना ग्रेजुएशन और CMA कर रही थी. 2009 में मैंने ग्रेजुएशन में एंट्री ली थी और तभी मैंने फाउंडेशन एग्ज़ाम भी दिया था. तो कॉमनवेल्थ गेम्स होने थे, ठीक है. तो उस समय जब गेम्स फिनिश हो गए और ऑडिटिंग हुई, तो पता चला कि जो चीज़ों के रेंटल्स दिखा रखे हैं ना, लेट्स से 10 CR
या 10 लाख रुपए, लेट्स से 10 लाख रुपीज़ पर डे रेंटल दिखा रखा है उसकी, और ये ऐसा 3 महीने लेट्स से हुआ, 3 मंथ्स तक रेंटल चला गया पर डे 10 लाख रुपीज़ की, जिसकी कॉस्टिंग अगर हम उसको खरीद ही लेते ना, सरकार उसको खरीद ही लेती कि 3 महीने तो यूज़ होना है, खरीद लेते हैं, तो 5 लाख रुपए में तो पूरी मशीनरी आ रही थी। और ये 10 × 90 9 CR दे दिए 5 लाख रुपए की चीज़ के लिए। कैसे पता चला? ऑडिटिंग से ही तो पता चला। इसलिए ऑडिटिंग की नीड इवॉल्व हो गई। ये सारे सिनेरियोज ने बोला कि भैया खाली चेक नहीं करना है फ्रॉड व्रॉड हो रहा है या नहीं, बहुत सारी और चीज़ों के लिए भी ऑडिटिंग आज इम्पॉर्टेंट हो गया है। तो 5 कारण हम ऑलरेडी स्क्रीन पर देख चुके हैं। यस, अर्ली और हिस्ट्री ऑफ ऑडिटिंग अगर मैं बोलूँ, एंशियंट टाइम्स में जो कंसेप्ट था ना ऑडिटिंग का, it did not exist due to small scale of businesses and proprietors directly controlling, चाहे हमने वो चाय वाला बिजनेस देखा, चाहे हमने वो रेस्टोरेंट वाला बिजनेस देखा। नींबू पानी हम हो चुका, अब हम चल दिए हैं वर्जिन मोहितो की ओर, जो हमारी किताब बोल रही। तो जो ये लाल पीले नीले डब्बों के अंदर, हमारे तिरंगे के डब्बों के अंदर लिखा होगा, दैट इज समथिंग दैट आई ब्रॉट फॉर यू इन फॉर्म ऑफ नींबू पानी, ठीक है। और जो ये वाइट वाइट दिख रहा होगा, इस तरीके से दिख रहा होगा, दैट इज ऑल कमिंग फ्रॉम योर बुक। 100% हमारा स्टडी मटेरियल में कवर कर रही हूँ, बट थोड़ा सा प्रेजेंटेबल फॉर्म में, ताकि बड़े बड़े पैराग्राफ पढ़ते पढ़ते नींद ना आ जाए। ओके, द प्रैक्टिस ऑफ ऑडिटिंग कैन बी ट्रैक्ड बैक टू 3600 to 3200 BC, where public accounts were audited. Ancient civilizations like Egyptians, Greek and Romans conducted audit of government accounts. सरकार गवर्नमेंट अकाउंट के यहाँ पर होते थे। अगर मैं एंशियंट टाइम में चली जाऊँ, हमारी बुक में ना इंटरनेशनल इवोल्यूशन भी बता रखा है, बट दैट्स टू मच ऑफ डेटा, नॉट विल नॉट बी एबल टू प्रोसेस इट। वहाँ से एग्जाम में कभी क्वेश्चन बना भी नहीं है। तो हम इंडिया के टॉपिक पे कंसर्न रहते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि इंडिया में कैसे ऑडिटिंग इवॉल्व हुआ है। तो अगर मैं राजा महाराजाओं के ज़माने में चली जाती हूँ, तो अगर आप मौर्य किंगडम चले जाते हो, गुप्ता किंगडम चले जाते हो, मुगलों के ज़माने में चले जाते हो, ऑडिटिंग तभी भी होती थी, हुआ करती थी, ठीक है। बट 1957 नॉट 1857 1857 जो आज हमारे पास कंपनीज एक्ट 2013 है ना, उस समय जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट हुआ करता था, जहां पर इंट्रोड्यूस किया गया एनुअल ऑडिट्स को कि एनुअल ऑडिट कराना चाहिए, बट इट वाज नॉट मैंडेटरी, इट वाज जस्ट एन ऑप्शन बैक देन। 1913 में कंपनीज एक्ट 1913 के अंदर ये ऑडिट को मैंडेटरी कर दिया गया। फिर 1956 में जो हमारा कंपनीज एक्ट 1956 आया, उसने स्ट्रेंथन किया ऑडिटिंग के प्रोविजंस, रिक्वायरिंग स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स टू बी इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल। जो हमने इंडिपेंडेंट बात करी ना मैं, ना मेरा पति, ना मेरे बच्चे या एनीबडी हु इज रिलेटेड टू मी कैन नॉट डू ऑडिट। एंड हु एम आई एम समबडी हु इज डिपेंडेंट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मेरा जो भी ओपिनियन होगा वो अनबायस नहीं होगा, वो इम्पार्शियल नहीं होगा, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है इस ऑर्गेनाइजेशन में, तो मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ। तो उससे रिलेटेड स्टैट्यूटरी प्रोविजंस 1956 वाले कंपनीज एक्ट अमेंडमेंट में आ गए थे, okay, with specific qualifications. And I'm talking about qualifications, I'm talking about CAs, CMAs, CS. CMA का रोल इन टूडेज वर्ल्ड इन द परव्यू ऑफ ऑडिटिंग, जैसे आपने रिसेंटली टैक्स ऑडिट में देखा होगा, बट इट हैज़ इवॉल्व्ड। और हमारे पास एक्सक्लूसिव राइट्स है एज कॉस्ट अकाउंटेंट्स टू डू कॉस्ट ऑडिट, राइट। पहले ऐसे था, अभी तो चेंज हो गया 2013 एक्ट के बाद, है ना, अमेंडमेंट्स जो आए हमारे पास कंपनीज एक्ट के अंदर। पहले ऐसा हुआ करता था जब हम पढ़ते होते थे कि अगर इनफ, क्योंकि इनफ CMA उस समय नहीं हुआ करते थे, कि अगर CMA अवेलेबल है तो वो कर लेंगे, अदरवाइज CAs भी कर सकते हैं। अब एक बात समझो कि एक कंपनी के पास ऑलरेडी CA का खर्चा वो उठा रहे हैं, अगर अगर वो CA कर ही सकता है तो हमको क्यों लेंगे। तो हमारे लिए वो प्रॉब्लमेटिक एरिया था, जो वो ग्रे एरिया चीज़ें बेटर हो गई, और आज तो हमारा स्कोप इन CMA ऑडिटिंग परव्यू ऑल्सो इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, राइट। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, 1965 में कॉस्ट ऑडिट आ गया
अमेंडमेंट हुई थी कंपनीज एक्ट में, बट ये जो कॉस्ट ऑडिट मैं बता रही हूँ उस समय सेक्शन डिफरेंट हुआ करता था, 200 समथिंग हुआ करता था। बट अभी हम कंपनीज एक्ट 2013 में कॉस्ट ऑडिट जो है वो एक्सक्लूसिव राइट CMAs के पास ही है। ओके, फिर 1984 में टैक्स ऑडिट भी आ गया। मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, मेरे सर में दर्द है तो मैं उसका एग्जामिनेशन कराऊंगी, पेट में दर्द है तो उसका एग्जामिनेशन कराऊंगी, जब पता नहीं चल रहा है कि क्या प्रॉब्लम है तो फिर हम अलग अलग जगह का कराने लगता है। जैसे मैंने अपनी सिस्टर का एग्जाम्पल लिया, उसी तरीके से ऑडिट में, ऑडिट तो है, इन जनरल ऑडिट तो है, बट मान लेते हैं हमें किसी पर्टिकुलर चीज़ की रिक्वायरमेंट है, किसी पर्टिकुलर चीज़ को जानना है, कि सब वेरीफाई करने हैं फैक्ट्स, इंस्पेक्शन करनी है, चेक करना है, दया दरवाज़ा तोड़ दो करना है, इफ इन दैट एंगल वी नीड टू गो, और हम पर्टिकुलरली कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो कॉस्ट ऑडिट आ गया। ये कब आया? 1965 में। ऐसे ही 1984 में टैक्स ऑडिट आ गया इनकम टैक्स के परव्यू में। 1995 से 1997 हमारे पास स्पेशल वैल्यूएशन ऑडिट आ गया, जो कि सेक्शन 14A और 14AA इंट्रोड्यूस किया गया सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 के अंदर। जैसे हमारे पास इनकम टैक्स आया, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर, उसी तरीके से स्पेशल वैल्यूएशन ऑडिट आया सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 के अंदर फॉर वैल्यूएशन एंड सेनवेट। ओके, फिर ऑडिट आ गया फॉर CAG। व्हाट इज CAG? CAG इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि कंडक्ट करते हैं ऑडिट्स अंडर DPC एक्ट। सो इट इज़ बेसिकली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के जो ऑडिट होते हैं वो CAG के अंदर या CAG के अंडर ही होते हैं। फिर 2013 में जो हमारा कंपनीज एक्ट है वो तो रिप्लेस हो गया, कंपनीज एक्ट 1956 की जगह हमारे पास कंपनीज एक्ट 2013 आ गया। ओके, और यहाँ पे ऑडिटिंग की प्रोविजंस और भी ज़्यादा एनहांस हो गए। मैम ये कैसे याद करेंगे? आसान तरीका बताओ। चलो आ जाओ, आ जाओ ध्यान से, ठीक है। इसको ऐसे पढ़ता है, जब निमोनिक याद करने की कोशिश करते हैं। मुगल सॉ ब्रिटिश लॉ कमिंग, then strengthened cost, tax and specialized audits until CAG and Companies Act 2013। अगर अभी डिफिकल्ट भी लग रहा होगा ना, धीरे धीरे याद हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा। मुगल्स और गुप्ताज और मौर्यास के ज़माने से ऑडिट चल रहा है, अगर मैं इवोल्यूशन इंडिया में जानना चाह रही हूँ, ठीक है। मुगल्स सो ब्रिटिश लॉज कमिंग, तो वहाँ पे मुगल्स, गुप्ताज और मौर्यास आ गया। फिर 1857 में फिर हमारे पास आया जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्ट। ओके, देन वी सॉ कंपनीज एक्ट। फिर हमारे पास कॉस्ट ऑडिट आया, टैक्स ऑडिट आया, स्पेशलाइज्ड वैल्यूएशन ऑडिट आया, कैग आ गया और कंपनीज एक्ट 2013 भी आ गया। अब 100% आप चाहें तो इसको फॉलो कर सकते हैं, वरना आपका ब्रेन अगर ये स्टेटमेंट आपको ऑब्जॉर्व करना सिखा देता है तो आप मुगल्स, मौर्यास, गुप्ताज के ज़माने से चल के 1857 में जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट आता है। फिर आपके पास कंपनीज एक्ट 1913 आया, 1956 आया। फिर कुछ अमेंडमेंट्स हमको कॉस्ट ऑडिट के परव्यू में दिखाई दिए, फिर टैक्स ऑडिट के परव्यू में दिखाई दिए, फिर स्पेशलाइज्ड ऑडिट आ गया जहाँ हमने 1944 वाला केस ले लिया था, लॉ ले लिया था, दैट वाज सेंट्रल एक्साइज एक्ट, राइट। देन कैग केम इनटू पिक्चर। अब तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर तो ऑडिटिंग का परव्यू बहुत स्ट्रांग बना दिया गया है। ओके, मुगल्स, गुप्ताज, मौर्यास, जॉइंट स्टॉक कंपनी 1857, कंपनीज एक्ट 1913, कंपनीज एक्ट 1956, फिर कॉस्ट ऑडिट, टैक्स ऑडिट, स्पेशलाइज्ड ऑडिट, कैग एंड कंपनीज एक्ट 2013। धीरे धीरे हो जाएगा यार, धीरे धीरे, ठीक है,
धीरे 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 हो जाएगा, टेंशन मत लो। ओके, चलो, बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमिक चेंजेस, सोशल इवेंट्स, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन जैसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से ऑडिटिंग पे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ। दीज ऑल हैव इन्फ्लुएंस ऑडिटिंग to a great extent in the course of development and caused considerable changes and improvements in the techniques, principles, standards, reporting, professional ethics and responsibilities of auditor. आज चीजें बदल रही हैं, हिंदुस्तान बदल रहा है और ऑडिटिंग भी बदल रही है। ओके, तो कैसे हुआ ऑडिट का ओरिजिन, हम चल दे रहे हैं तेनाली रामा। देखा है कभी आप लोगों ने? मेरी डॉटर देखती है कभी कभी। अब पहले हम लोग बुक पढ़ते थे तेनाली रामा के स्टोरीज की, अभी राजा कृष्णदेव राया सोनी लिव पे सीरीज आती है। हमको नहीं देखनी, हमको टेंशन है क्योंकि हम तो पढ़ाई कर रहे हैं, वापस वही उसी के लिए टाइम ही नहीं निकलता है। बट एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, इमेजिन करते हैं हम चल दे रहे हैं राजा कृष्णदेव राया के एरा में। ओके, किंगडम की जो वेल्थ है कौन मैनेज करता है? जो पैसा है, जो सोने स्वर्ण मुद्राएं हैं, अशरफियाँ हैं, कौन मैनेज करता है? ट्रेजरर्स मैनेज करते हैं, मिनिस्टर्स मैनेज करते हैं, मंत्री, महामंत्री, जैसे कि तेनाली रामा, जो कि इंश्योर करते हैं कि कोई भी जो सरकारी नहीं, क्या बोलते हैं, राजा के रॉयल फंड्स को हिंदी में क्या बोलेंगे? आ नहीं रहा मुझे हिंदी वर्ड, तहखाना था, तहखाना, ठीक है। जो राजा को क्या बोल सकते हैं हिंदी में? राजा को तो राजा ही बोलते हैं हिंदी में, तुम बता देना मुझे व्हाट्सएप पे क्या बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये रॉयल फंड्स में से राजा के जो तहखाना है उसमें से कोई मिसयूज ना कर रहा हो। ओके, एक बार किंग ने सस्पेक्ट किया कि कुछ तो एक्सपेंसेस ज़्यादा दिखा रहे हो, इतने खर्चे हो नहीं रहे हैं जितने खर्चे दिखाए जा रहे हैं मंत्रियों द्वारा। तो उन्होंने अपने एक लर्नेड स्कॉलर पंडित रामाकृष्णा को बुलाया और बोला कि चेक करो। ओके, तेनाली डजंट जस्ट लिसन टू मिनिस्टर्स एक्सप्लेनेशन। पहले क्या हुआ करता था, सुनते थे, ऑडिट ना सुनना ही होता था, कि लोग आते थे अपनी अपनी कहानी, पहले लिखने का कोई सिस्टम नहीं होता था, ऐसे आज तो हम फिनेंसेस बनाते हैं, किताबें बनाते हैं, पहले लोग आते थे। ऑडिट का मतलब ही टू हियर होता है, ठीक है, इवेंचुअली इट हैज़ इवॉल्व, बट पहले लोग आके अपनी अपनी कहानियाँ सुनाते थे, ऐसा हुआ, इतना तेल में गया, इतना राशन में गया, इतना पैसा मैंने यहाँ दिया, इतना पैसा मैंने वहाँ दिया, ऐसे ऐसे लोग आज तक बताते थे। ऐसे तेनाली रामा ने ध्यान से सुना, सब लोगों की आके एक्सप्लेनेशन सुनाई दी। ओके, मिनिस्टर्स की एक्सप्लेनेशन सुनी, ध्यान से पूछा अच्छा फिर क्या हुआ था, क्रॉस चेक किए रिकॉर्ड्स को, फिर इंस्पेक्ट भी किया ग्रेनरीज, जाके जहाँ पे अनाज वगैरह रखा है जाके चेक किया कि अगर ये बोल रहे हैं 100 क्विंटल गेहूँ आई है, चेक किया जाए 100 क्विंटल आई भी है कि उसके अंदर इन्होंने ऐसे ही कुछ भी भर रखा है। ओके, ऐसे पहले शुरू हुई थी ऑडिटिंग। Okay, it was first as listening, like तेनाली क्वेश्चन कर रहे थे मिनिस्टर से, लेटर ऑन धीरे धीरे करके ऑडिटिंग भी इवॉल्व होने लगी, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशंस होने लगी, दया दरवाजा तोड़ दो, हाँ ऐसे होने लगा। अब हमारे को सबूत चाहिए, हमको गवाह चाहिए, हमें वेरिफिकेशन करना है। जैसे तेनाली का मेथड ग्रो हुआ, बियॉन्ड जस्ट हियरिंग एक्सप्लेनेशन, modern auditing has expanded beyond financial records to risk assessment, to fraud detection, to prevention checks. Eventually, the auditing has grown, but starting में it was just सुन रहा है ना तू, रो रही हूँ मैं, नहीं मैं नहीं रो रही, बस अभी तो मैं गाना गा रही हूँ, आपको लग सकता है कि मैं रो रही हूँ, बट मैं गाना ही गा रही थी। आओ, यहाँ पे दो पर्सपेक्टिव है, शुरुआत करेंगे नैरो पर्सपेक्टिव के साथ, जो कि आपका ट्रेडिशनल ऑडिट है। ट्रेडिशनल ऑडिट का आइडिया क्या है? चेक फिनेंशियल रिकॉर्ड्स फॉर एक्यूरेसी। आप क्या करना चाह रहे हो? देखना चाह रहे हो सब कुछ सही है ना, कुछ गड़बड़ घोटाला तो नहीं है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं 1900 सदी में चले गए, अभी हम अंग्रेजों के ज़माने में चले गए हैं। एक शॉपकीपर है, ओके,
वो अपने पास हैंड रिटन रिकॉर्ड्स रखता है, रोज की कितनी सेल हुई मान लेते हैं, अपने बही खाते में लिख रहा है लाल रंग की किताब में. एट द एंड ऑफ द ईयर एन ऑडिटर विजिट्स, listens to the shopkeeper's explanation, verifies the records, क्योंकि टैक्स कितना लगान कितना दे रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा ना. इफ एवरीथिंग लुक्स फाइन, बुक्स अप्रूव कर दी जाती है. तो मोटी मोटी बात अगर मैं ट्रेडिशनल व्यू या नैरो व्यू में देखूं तो हमें क्या समझ में आ रहा है, फोकस क्या था वहां पर, व्हाट वाज द फोकस बैक देन, या ट्रेडिशनल अप्रोच में फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और स्टेटमेंट तक ही चीजें सीमित थी. ओके, पर्पस था कि फिगर्स चेक किए जा सके सब कुछ एक्यूरेट है या नहीं, और जो भी रूल्स है वो फॉलो कर रहे हो कि नहीं, डेबिट डेबिट में, क्रेडिट में, लेट्स से. और मेथड क्या था, रिव्यू कर रहे थे डॉक्यूमेंट, बस एक्सप्लेनेशन सुन रहे थे, लोगों की बातें सुन के चीजें सॉर्ट कर रहे थे. Okay, the concept of auditing has undergone continuous change over the period. Hence, it is required that the meaning of term audit is analyzed both in traditional, that's the narrow sense, and the modern, that's the broad sense of the term. अगर मैं नैरो पर्सपेक्टिव को आपको रूबरू कराती हूँ, तो ये टर्म ऑडिट है ना, एक लैटिन वर्ड से आया है, जिसका मतलब जो वर्ड है इज ओडायर. व्हाट्स द वर्ड प्यारे बच्चों, इट इज ओडायर, जिसका मतलब क्या है, सुन रहा है ना तू, टू हियर. यस, टू हियर. In early days, person appointed to check the accounts used to hear the explanation required, like we saw in the case of Tenali Rama, okay, from the responsible officers, and that's why he was called an auditor. जो सुन रहा है ना वही ऑडिटर है, और जो सुन रहा है वही तो पति है. नहीं 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 मैम, कैसी कैसी बातें करते हैं, अभी हम वहाँ पहुँचे नहीं हैं, अभी हमारे मन में आप शंका पैदा नहीं करिए बेटे, प्रिपेयर हो जाइए. ऑल द बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास, नो फेमिनिज्म, नो जोक्स ऑन डिफरेंट जेंडर्स, जस्ट एक्सपीरियंस, हाँ, शेयरिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस. ऑडिटर कौन है, चलिए. टेलर एंड पेरी के अकॉर्डिंग, अगर मैं ट्रेडिशनल सेंस में बता रही हूँ, ऑडिट क्या है, डिफाइन करी जाती है एज एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ सम स्टेटमेंट्स ऑफ फिगर्स इन्वॉल्विंग एग्जामिनेशन ऑफ सर्टेन एविडेंस, कुछ सबूतों के को मद्देनजर रखते हुए, हाँ, so as to enable an auditor to make a report on the statement. This definition is given to us by Taylor and Perry. तो जो आप अपनी नोटबुक बना रखी है ना, वहाँ पर लिखिए, फर्स्ट चैप्टर का नाम लिख दीजिए नेचर, सिग्निफिकेंस, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग. फर्स्ट टॉपिक लिखिए ऑडिटिंग का फर्स्ट टॉपिक लिखिए, बुलेट बना के लिख दीजिए ट्रेडिशनल या नैरो सेंस ऑफ ऑडिटिंग, जहाँ पर हम सिर्फ सुन रहे हैं. इट कम्स थ्रू ऐसे टिक टिक लगा के लिखते जाइए, इट कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड ओडायर, इसका मतलब होता है टू हियर. नैरो पर्सपेक्टिव ऐसे ही है, जहाँ सुनना है बस, ठीक है, और जो सुन रहा है वही ऑडिटर है. और यहाँ पे हमें डेफिनेशन दी है टेलर और पेरी ने. टेलर और पेरी से जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स दिख रहे हैं ना, जैसे कि इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है, एग्जामिनेशन है एविडेंस का, इन्वेस्टिगेशन है स्टेटमेंट्स की, एग्जामिनेशन है एविडेंस का, और इनेबल करता है ऑडिटर को वो स्टेटमेंट बना सके. ये 3 पॉइंट्स में आप टेलर एंड पेरी की डेफिनेशन लिख दीजिए, ठीक है. अब चल दे रहे हैं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में. इतनी बात लिख ली है तो बढ़िया है, नहीं लिखी है तो पॉज कीजिए, लिख लीजिए, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि पॉज द सेशन लिखेंगे तो वो समय कभी नहीं आने वाला दोस्तों, कभी नहीं आने वाला. बिलीव मी, यू राइट इट नाउ. सी, पॉज, मैं देख रही हूँ, आगे नहीं चलना है जब तक लिख नहीं लेंगे. आई होप एंड बिलीव that you have written, because now you guys are going to become professionals. मैं अब ऐसा मान रही हूँ कि अगर आपने रिकॉर्डेड क्लासेस लिया तो आप सेल्फ डिसिप्लिन हैं, लिखेंगे खुद, ठीक है. चलिए अब चलते रहे हैं, प्ले कर लिए होंगे तभी इतनी बातें सुन पा रहे होंगे मेरी. अब चलते हैं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव और समझते हैं, जो कि है मॉडर्न ऑडिट. ओके, यहाँ पे की आइडिया क्या है, पहले तो हम बोल रहे थे कि आइडिया ये था कि वहां हम सिर्फ सुन रहे थे, yeah, there we were just listening,
इट वॉज फिनेंशियल रिकॉर्ड्स को हम एक्यूरेसी चेक कर रहे थे, अगर मैं नैरो पर्सपेक्टिव बोल रही हूँ। बट जैसे ही मैं ब्रॉड पर्सपेक्टिव पे चल जा रही हूँ, मॉडर्न सेंस में ऑडिट समझने की कोशिश कर रही हूँ, इट इज मोर देन जस्ट नंबर्स। मान लेते हैं एक मल्टीनेशनल कंपनी है, ओके, इज नॉट जस्ट चेकिंग इट्स प्रॉफिट फिगर्स, खाली मुनाफा नहीं देख रही है वो कि सब कुछ सही है या नहीं, पैसे का मुनाफा प्रॉफिट के सेंस में, बट वो और क्या क्या देख रही है, वो ईएसजी ऑडिट भी करेंगी। ईएसजी ऑडिट से समझ में आएगा कि ये आप पोल्यूशन एक्सेट्रा कितना कर रहे हैं, क्योंकि अब 2013 पर्सपेक्टिव में अगर मैं कंपनी एक्ट उठा लेती हूँ तो वहाँ पे तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी आ गया है, वहाँ पे ईएसजी रोल भी प्ले करेगा। यस, दैट इज एनवायरमेंटल, सोशल, गवर्नमेंट, सब कुछ आ जाएगा, इकोनॉमिक एंगल तो है ही है, ठीक है। देन यू हैव आईटी ऑडिट, डेटा सेफ है नहीं, क्योंकि आज तो कहानी सारी डेटा की है, ओके। देन यू हैव ऑपरेशनल एफिशिएंसी, आपका परफॉर्मेंस ऑडिट भी होगा। आर रिसोर्सेज बीइंग वेल यूज, सो इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू ऐसा है, सबसे बड़ा पैसा है, बट देन दैट मनी इज सो मच कैलकुलेशन इन द बैकग्राउंड, हाउ इज द रिसोर्सेज बीइंग यूटिलाइज्ड, हाउ इज द डेटा being secured, and how are we taking making the best sustainable way of using the resources। पैसे लोग दे रहे हैं, ऑर्डर लोग दे रहे हैं, रिसोर्सेज एनवायरनमेंट से आ रहे हैं, जो लोग हमारे पास काम कर रहे हैं वो भी बाहर से आ रहे हैं, जो हमारे पास रॉ मटेरियल है वो भी हमें मदर नेचर दे रही है, सब कुछ अगर हमारे पास इज कमिंग फ्रॉम पीपल, देन वी आर अकाउंटेबल टू देम, राइट। जैसे टाटा स्टील्स क्या बोलते हैं, वैसे तो स्टील की कंपनी है बट वो बोल रहे हैं वी ऑल्सो प्रोड्यूस स्टील, ऑल्सो बोल रहे हैं, क्योंकि उनका नंबर वन प्रायोरिटी क्या है, लोग, पीपल। यस, वो तो खैर उनकी आइडियोलॉजी है, दैट इज देयर फिलॉसफी दैट दे फॉलो, बट टुडे ऑडिटिंग ऑल्सो हैज़ कम इन टू द परव्यू, जो आज खैर जब आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं कर रहे हो, क्रिमिनल रॉन्ग तो नहीं है बट सिविल रॉन्ग तो बिल्कुल है। आज नहीं तो कल जनता जवाब मांगेगी और आपसे कोई बेटर आ जाएगा जो आपको पीछे पिछाड़ के चला जाएगा। For businesses to grow, all of these things need to be taken care of. Money is a byproduct. पैसे तो आएंगे ही eventually, इसका भी ऑडिट करना है, ठीक है। तो फोकस, अगर मैं ब्रॉडर व्यू बोलती हूँ मॉडर्न ऑडिट का, तो फोकस किस पे करते हैं, फिनेंशियल और नॉन फिनेंशियल दोनों फैक्टर्स आ जाते हैं। पर्पस क्या है, जैसे परफॉर्मेंस ऑडिट में तो कोई हम फाइनेंस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए फिनेंशियल नॉन फिनेंशियल एंगल भी आ रहा है। इवेल्युएट कर रहे हैं बिजनेस की हेल्थ, रिस्क, फ्रॉड, कंप्लायंसेस, क्योंकि लॉ को भी आपको फुलफिल करना है, लॉ को भी आपको फॉलो करना है। और जो मेथड्स आज हम ऑडिट में इस्तेमाल कर रहे हैं इन मॉडर्न और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, एडवांस टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, और इंडिपेंडेंट असेसमेंट हो रहा है। जो ये इंडिपेंडेंस वाली कहानी आई ना, ये 1956 में ही प्रोविजो आया था, देखिए, इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल, यू सी 1956, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। Evolution beyond financial verification, that's the modern or the broader sense of auditing, yeah. With changing socio-economic conditions, auditing has transformed significantly, मतलब काफी हद तक। It is no longer limited to just verifying financial records, but also has expanded into comprehensive बोले तो detailed, क्या प्यारे बच्चों, detailed इवैल्यूएशन प्रोसेस, ओके। तो मॉडर्न ऑडिटिंग क्या है प्यारे बच्चों, इट गोज बियॉन्ड फिनेंशियल चेक्स टू असेस ऑपरेशनल एफिशिएंसी, compliances, and also governance. And when I'm talking about governance, I'm particularly talking about transparency, I'm talking about corporate governance, what are you giving back to the society, yeah. Functions as independent, जो डिपेंडेंट नहीं है, अप्रेजल एक्टिविटी, अप्रेजल मतलब क्या अच्छा हुआ क्या अच्छा नहीं हुआ, क्या बेटर किया जा सकता है, व्हाट्स द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, या इंश्योरिंग कि अकाउंटेबिलिटी तो हो रही है बट खाली पैसों की नहीं, बट नॉन फिनेंशियल एस्पेक्ट्स की भी, जैसे कि हमने परफॉर्मेंस ऑडिट देखा, जैसे हमने आईटी ऑडिट देखा, जैसे हमने ईएसजी ऑडिट देखा, करेक्ट। अब जैसे हमें पेरी
जैसे हमें टेलर एंड पेरी ने डेफिनेशन नैरो या फिर ट्रेडिशनल सेंस ऑफ ऑडिटिंग की दी थी, ऐसी इंड ऐसे 200, नॉट इंड ऐसे, इंड एस होता है ऐसे ऐसे, ओके, स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग है ये, ऐसे 200 ये लर्न करना है हमें। बहुत सारे नहीं है हमारे पास, बट ये है, ठीक है, लर्न करना है। तो अपनी नोटबुक में लिख लीजिए मॉडर्न इकोनॉमिक्स, सॉरी मॉडर्न ऑडिटिंग, और इसके पॉइंटर्स लिखिए जो अभी आपको भी समझ में आए हैं स्क्रीन पर। अब ऐसे 200 क्या बोल रहा है, बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एन ऑडिट क्या बोल रहा है, ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, किसका, फिनेंशियल इंफॉर्मेशन का, किसी एंटिटी के, चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड, चाहे वो फिनेंस रिलेटेड हो या नहीं, इररिस्पेक्टिव उसका साइज क्या है, लीगल फॉर्म मतलब कि वो प्रोप्राइटरशिप है कि पार्टनरशिप है कि एलएलपी है कि कंपनी है, ठीक है, कंडक्टेड विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन। जैसे हमारा एग्जामिनर पास या फेल दे रहा है, उसी तरीके से एक ऑडिटर बता रहा है कि कुछ गड़बड़ घोटाला, क्वालिफाइड तो नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रही है, या एवरीथिंग इज अनक्वालिफाइड, कोई किसी में कुछ गड़बड़ नहीं डाल रखी है, ठीक है। होलिस्टिक अप्रोच बोले तो टुडे ऑडिटिंग इज नॉट जस्ट अबाउट नंबर्स, इट इज स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग ऑल रेलेवेंट एस्पेक्ट्स, ताकि इंश्योर किया जा सके कि ट्रांसपेरेंसी है, एक्यूरेसी है, रिलायबिलिटी है जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं। ओके, तो ऑडिटेड स्टार्टेड विद साउंड, दिस इज हाउ इट स्टार्टेड, राइट, इन अ नैरो पर्सपेक्टिव, बट इट्स अराउंड, हर जगह दिख रहा है। Yes, started with hearing, that's narrow, now covers everything, that's broad. ठीक प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है असेंशियल फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग, बट आई थिंक दैट्स क्वाइट मच, है ना। तो हम ऐसे करते हैं, ये टॉपिक करेंगे नेक्स्ट सेशन में, हम फीचर्स और नेचर करेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है, और डिफरेंसेस भी जानेंगे अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के बीच में, एंड ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन के बीच में, ठीक है। बट फॉर नाउ लेट मी टेक योर लीव। आई होप आपको ऑडिटिंग क्या है, इस सब्जेक्ट में क्या होने वाला है, मैं कैसे पढ़ाने वाली हूँ, और आज जो टॉपिक पढ़े हैं वो समझ में आए होंगे। आज बस सिर्फ इतना करना है, हमें नोट्स को रिकैप, नोट्स को थोड़ा सा समय देना है, और अगर आपने ट्रेडिशनल और मॉडर्न ऑडिटिंग के बुलेट्स नहीं लिखे हैं, दोनों डेफिनेशंस के मेन पॉइंट्स जो कि हमें टेलर और पेरी और ऐसे 200 में दिए गए हैं वो नहीं लिखे हैं, तो वो लिखने हैं, और लिख लिए हैं तो पढ़ने हैं बस। और मेरे साथ जो आपने लिख लिया है उसका स्क्रीनशॉट लेकर शेयर करना है ऑन व्हाट्सएप। यू माइट ऑलरेडी हैव माय व्हाट्सएप नंबर, एंड इफ़ यू आर सीइंग द डेमो लेक्चर ऑन यूट्यूब, तो आप मेरे से लॉ बाय सीएम में दिशा दुआ टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं, एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू शेयर। Okay, I'm also available on Instagram. दिशा दुआ क्लासेस इज़ माई इंस्टा हैंडल, वहाँ पर भी आप मुझे स्टोरी में टैग कर कर मज़ेदार तरीके से बबल, थोड़ा सा मूवमेंट बनाकर, मोटिवेशन बनाकर रख सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन का आपने देख ही लिया, बहुत प्यारे प्यारे एग्जाम्पल्स और टॉपिक्स हैं, मज़ा आएगा पढ़ने में, आगे अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। दिस इज़ योर फ्रेंड एंड योर टीचर CM दिशा दुआ, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, बाय।